हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है। सप्ताह के वैकल्पिक केंद्रण को हम देख रहे हैं। तो हमने कल आपके यूरोपियन संघ को पढ़ा, काम क्या करता है और कैसे कैसे नीतियां बनाता है, ठीक है, और कैसे अस्तित्व में आया 1992 में। ठीक है, कुछ और कंट्रीज के एड ऑन मेंबर बन गए हैं। उन एड ऑन मेंबर की वजह से क्या स्थिति इसकी बनी हुई है यूरोपियन यूनियन की। फिर उसके बाद हम लोग आसियान को आज देखेंगे कि इसका काम क्या है, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में भागीदार आपका बना हुआ है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण जो पड़ाव हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र, दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालें तो आपको ख्याल है कि कौन सा देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए। क्या है, आप अगर नजर डालेंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं संगठन बनाऊं दक्षिणी के नाम से, तो कौन से देश इसमें शामिल हैं या कौन से देश में आने चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का एक हिस्सा बार बार यूरोपियन और जापानी उपनिवेश का शिकार हुआ है, भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई है। युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसे शीत युद्ध के दौरान किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दावों में इस्तेमाल करना पड़ा है। टकरावों और भैगम ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशियाई संभालने की स्थिति में नहीं था। बडंगू सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन बगैर के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के एकता में कायम रहे। कैसे हैं? इन सब दुनिया में कायम रहे और राजनीतिक स्तर पर सहयोग और मेल झोल करने के मामले में कारगर नहीं रहे। ठीक, इसी के चलते दक्षिण पूर्वी एशिया देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन आसियान और एक वैकल्पिक पहल इसने शुरू की। कैसा की है? एक इसने वैकल्पिक पहल को शुरू किया है। 1967 में इसके 5 क्षेत्र बैंकॉक घोषणा, 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए करके एक सम्मेलन बनाया, आसियान। क्या बनाया? आसियान। यानी कि आसियान में कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्री थी शुरुआत में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 कंट्री ने मिलकर क्या बनाया? बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन किए और इन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था आसियान संघ। क्या बनाया? आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और मध्य से सामाजिक और सांस्कृतिक करना है। कानून संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। बाद में ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी शामिल हो गए। कौन कौन आ गया? ब्रुनई दारुसलाम आ गया, वियतनाम इसमें आया, लाओस आया, म्यांमार और कंबोडिया, ये सब इसमें देश में शामिल हो गए। कैसे हैं? ये सारे देश इसमें शामिल। चलिए, यूरोपियन संघ की तरह ही खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने और उसकी राह पर
व्यवस्थाओं पर अपने हाथ लाने का लक्ष्य नहीं रखा। अपने औपचारिक और टकराव हित और सहयोगवाद मेल झोल का मिलाप इसका उदाहरण है। कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, यूरोपियन संघ की तरह खुद को आधिकारिक संगठन बनाने और उसकी अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा कि भाई हम कुछ भी लक्ष्य नहीं रखेंगे, और औपचारिक के टकराव और सहयोग का मेल मिलाप का नया उदाहरण उन्होंने किया पेश। आसियान काफी यश कमाया और इसको आसियान शैली यानी कि आसियान वे कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिक एकता का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण रहा। कैसे है ये उनका जो सम्मान है बहुत महत्वपूर्ण रहा। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार पर आर्थिक तरक्की करने वाले देशों ने सामूहिक आसियान के अपने उद्देश्यों को सामाजिक दायरे को ज्यादा व्यापक बनाया और 2003 में आसियान के आसियान सुरक्षा समूह, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक संस्कृति नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय के दिशा में कदम उठाया जो यूरोपियन संघ के मिलता जुलता है। कैसा है? यूरोपियन संघ का मिलता जुलता है। ठीक है, ये चीज हमने इसमें देखी। देखिए तो कोई इसमें कौन कौन से देश और आपके शामिल हो गए, तो 5 कौन थे? ये 5 इसके मूल देश थे। कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने मिलकर क्या किया है कि ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को भी आसियान में इसकी सदस्यता दी गई और इनकी संख्या सदस्य देकर कितनी हो गई? 10। यूरोपियन संघ की तरह उसने खुद को जो है बहुत सारी चीजों से दूर रखा और जो चीजें थी उनसे बचाया। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं, सहमति आधार 2003 तक आसियान सदस्य देशों ने कोई समझौते किए जिनके द्वारा सदस्यों को शांति, निष्पक्षता, सहयोग और आस्था को बढ़ावा देने, राष्ट्र को आपस में प्रभुत्व अधिकार संपन्न करने और इन सब चीजों पर उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास किया। सुरक्षा और विदेशी नीति का तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की। ठीक, बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है। कैसा है? एक आर्थिक, वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप और जापान की तुलना में काफी छोटी है। यानी कि आप अमेरिका की बात करो, यूरोपियन संघ की बात करो, जापान की बात करो, उनसे कैसी काफी छोटी है। इसका विकास इन सब अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इन क्षेत्रों में इससे बाहर के प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य देश को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक विकास की मदद करना है। इस संगठन क्षेत्र के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को सुधारना चाहेंगे कि भाई हमारा संगठन किस लिए है, ताकि हम विश्व को बाजार उपलब्ध करा सकें, प्रभावी ढंग से हो सके, आसियान साझा बाजार करें, तैयार माल करें, सामाजिक और आर्थिक में एक दूसरे की मदद करें और विवादों को निपटाएं। ये सारे मुद्दे आपका इस पर केंद्रित किए गए हैं। ठीक, आसियान निवेश और श्रम और सेवा के मामले में, आसियान निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने वाले पहले पहल अमेरिका और चीन में भाग कर दी है। एक आसियान तेजी से बढ़ रहा हुआ है और क्षेत्रीय संगठन इसका विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमि की प्रतिभा देता है। आसियान द्वारा भी टकराव की बातचीत को बढ़ावा देने की नीति दी है और आसियान ने कंबोडिया और पो तिमोर के संकट को संभाला है। एशियाई भूदशा में 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन इन्होंने किया। कैसे किया है? जो आर्थिक बैठकें हैं ताकि सब लोग आपस से मिलकर इसको कर सकें।
अब देखिए आसियान सम्मेलन का जो आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां के जाते हैं। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर पर भारत और चीन जैसे देशों के लिए विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रासंगिक है और इसी से भी आकर्षण बढ़ा है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेशी नीति के आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। शुरुआत में हमने विदेशी पे जो है आर्थिक नीति हमने आसियान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति में सुधार करने की कोशिश की है। ठीक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जगह लुक ईस्ट पॉलिसी किया है। ठीक, अब देखिए 1900 में लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 2004 में इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया कि देखना नहीं है, एक्ट करना है। क्लियर है? और नीति अपनाई और पूर्वी देश आसियान, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया इसके आर्थिक सहयोग को बढ़ाता है। तो 1991 में हम लोग इसके साथ आए। क्लियर है? लेकिन 2014 में हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आए। तो अब देखिए बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे भारतीय आसियान मैत्री रजत शिखर समारोह हुआ 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में। भारत और आसियान के साझेदार ने लिए एक डाक टिकट जारी करते हुए इन सब नेताओं को बुलाया। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, आसियान के साथ अपने सम्मेलन कर रहे हैं ताकि हम सहयोग और समन्वय को, एक दूसरे के साथ आर्थिक परिदृश्य को सांस्कृतिक रूप से समन्वित होकर उनको बांटा जा सके और एक दूसरे के साथ हम मिलजुल कर जो है काम को कर सके। ऐसा प्रयास और ऐसा सहयोग हमारा रहा है और रहेगा। हो गया? चलिए, तो इस तरह के समन्वय और हमने देखा। अब देखिए आसियान क्यों सफल रहा और दक्षेस यानी कि सार्क भारत के पड़ोसी देशों वाला क्यों नहीं? इसके लिए उसमें कोई बात क्या कोई बड़ा देश तो नहीं। सदस्य जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या साइन किया हमने? FTA। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यवस्था लागू की। 2010 में हमने क्या कर दिया, भारत और आसियान से जो भी ट्रेड होगा वो FTA होगा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देश सहभागिता और बाकी क्षेत्र संगठन के बीच निरंतर संवाद और परिश्रम की नीति है। एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों की राजनीतिक सुरक्षा के मामले में चर्चा करके राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। क्या कर रहा है ये सब, और राजनीतिक जो मंच है ये उपलब्ध करा रहा है। चीन का उत्थान। आइए अब हम बिल्कुल नजदीक से पड़ोसी और शक्ति के तीसरे केंद्र चीन की ओर रुख करते हैं। भाई आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो यूएसए और रूस, चीन, यही तो बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, और सैन्य में भी। आर्थिक रूप से चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह से देखा जा रहा है उसे अगले पन्नों पर अंकित एक कार्टून में एकदम ठीक से बताया गया है। 1978 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। कब से? इस टाइम से, 1978 से। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। माना जाता है कि रफ्तार में तेजी से चलते 2040 तक दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक शक्ति और अमेरिका आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इसी कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। विशाल आबादी, भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थी, राजनीतिक प्रभाव इसको तेजी और वृद्धि के साथ मिलाकर चीन के प्रभाव को कई गुना तक आपका बढ़ा देंगे। कैसा है? कई गुना तक यह आपका बढ़ जाएगा। ठीक, और इसी कई गुनी बड़ी चीज को हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो चीन क्या कर रहा है, चीन का कैसे उत्थान हुआ 1978 के बाद, कैसे वो एक महाशक्ति के रूप में लोगों ने उसको ऐड करके देखा। जैसे क्लियर है, जैसे आपका इराक पर हमला किया था यूएस ने और शांति सेना के रूप में। क्लियर है?
देख लिया। 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के चीनी जनवादी गणतंत्र की स्थापना के समय वह आर्थिक सोवियत संघ और मॉडल पर आधारित थी। इस रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया के अपने रिश्ते तोड़ लिए। इसके आसपास ही संसाधनों से गुजरकर के अलावा कोई चारा ना था। थोड़े समय तक सोवियत संघ ने सलाह दी और उसके विकास के जो मॉडल अपनाए थे उसे पूंजी से निकालकर सरकारी नियंत्रण में ले लिया। उद्योग खड़े जोर दिया, चूंकि इसके पास कोई विदेशी बाजार तकनीकी खरीद ली और विदेशी मुद्रा की कमी थी। कैसी थी? जो आपके तकनीकी और समानता थी और विदेशी मुद्रा की कमी थी। चीन को आयातित सामान धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार कराना शुरू कर दिया। मेन क्या था? वो सब लोग अपने घरेलू स्तर पर काम कर रहे थे। जो एमए सेमी इंडस्ट्री हैं वो ही काम करती हैं। चीन मॉडल में अब देखिए सलाह दी गई, सरकारी नियंत्रण से उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया, तकनीकी सामान खरीदे, मुद्रा की कोई कमी नहीं थी। इस मॉडल ने चीन में अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक आर्थिक विकास खड़ा करने का आधार बनाया। तो ये ही इसका आधार बना है। क्लियर है? कहानी कहां शुरू हो रही है कि वो कैसे राजनीतिक चीजें ला रहा है। माओ क्रांति हुई 1947 में, मॉडल बना, पूंजीवादी से दुनिया तोड़ा, फिर अपने संसाधनों पर इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सोवियत संघ की मदद और सलाह भी ली और उसके बाद जो मॉडल अपनाया उसने खेती से पूंजी से निकलकर सरकारी नियंत्रण बड़े उद्योगों पर उसने चलाया। यानी कि कोऑपरेटिव यानी कि सहकारीवाद संघ को उसने आगे बढ़ाकर अपनी चीजों को फॉलो किया। क्लियर है? और इसका इस्तेमाल भी किया। सभी नागरिकों को रोजगार और समाज कल्याण योजना में लाभ देने के दायरे में रखा गया। नागरिकों को शिक्षित करने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने मामले में चीन सबसे बड़े विकसित देशों में आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का 5 से 6% दर से जनसंख्या में 2 से 3% वार्षिक वृद्धि विकास दर पानी फेरी और बढ़ती आबादी में लाभ से वंचित किया जा रहा है। खेती के पैदावार उद्योग पर अधिशेष नहीं दे रहा है। और अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रण आर्थिक संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसा ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा था और औद्योगिक उत्थान के पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था। विदेशी व्यापार न केवल बराबर था बल्कि प्रति व्यक्ति आय भी कम थी। यानी कि जब आपका उसका आप देखेंगे विश्व व्यापार में कम हुआ और उसकी चीजें घटी तो बहुत सारा अंतर उसकी अर्थव्यवस्था पर। चीन के नेतृत्व में 1970 के दशक में कुछ बड़ी नीतियां निर्णायक थीं और इस तरह में आसानी से संबंध बनाकर राजनैतिक और आर्थिक एकांताओं को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एलन ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। उद्योग में, डिफेंस में, विज्ञान में, इसमें 1978 के तत्कालीन नेता च्यांग ओंगपे ने चीन में आर्थिक सुधार खोले द्वारा नीति की घोषणा की। अब नीति हो सकती थी विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्च स्तर उत्पादकता को प्राप्त किया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने शाक थ्योरी, क्या है? शाक थ्योरी को अपनाया और अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरमटधागे से खोल दिया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप खोल दिया। 1982 में खेती के निजीकरण किया और उसके बाद 1998 में उद्योग का व्यापार संबंधी अवरोध को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए हटा दिया और जहां विदेशी निवेशक को अपने उद्यम लगा सके, क्या कर सके? अपने विदेशी उद्यम लगा सके। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन को अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ से उभरने में मदद मिली।
कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण आय का उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इसके ग्रामीण उद्योग की तादाद बढ़ी और तेजी से उद्योग किस क्षेत्र दोनों चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तेजी से हो रही थी। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण में विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन दूसरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा अब विशाल भंडार है। इसके दमन पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। कब? WTO में, यानी कि भारत से बाद में। और इस तरह देश के लिए अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम उठाया और बढ़ाया। चीन के इस योजना में विश्व आर्थिक से जुड़ाव के और गहरे भविष्य के विश्व व्यवस्था में मनचाहा रूप दिया। कैसा है? अलग अलग मनचाहे रूप को हमें देखने के लिए मिला। तो ये था किस तरीके से इन्होंने अपना काम किया, क्या व्यवस्था बनी, किस तरीके से किया। ठीक, चलिए अब देखिए। तो आपने देख लिया, क्लियर है। अब इस तरीके से उसने चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाया। तो चाइना एक ड्रैगन है और ये देखिए ड्रैगन को दिखाया गया। आगे बढ़ेंगे हम, ड्रैगन की पूरी पॉलिसी क्या है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।